तो डेटा स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम आर प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पर हमने 4 बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को 4 सेपरेटली सेशन पे डिस्कस किया, जिसमें हमने वेक्टर देखा, लिस्ट देखा, एरे देखा और मैट्रिक्स भी। इस सेशंस पे हम देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास 5th टाइप क्या है, यानी डेटा फ्रेम, और थ्योरेटिकली भी जानेंगे और उसके बाद हम कोड पे भी उसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वो स्नैप शो करता हूँ जो बिल्कुल हमने प्रीवियस सेशन पे भी देखा, और इस सेशन पे हमने देखना है कि डेटा फ्रेम क्या है। अब डेटा फ्रेम को अगर मैं एरे या मैट्रिक्स से डिफरेंस करूं तो अब हमें समझना है क्या हो रहा है। देखो, मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि हमारे पास रॉज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन है और हम इसे नेम दे सकते हैं, लेकिन एरे में देखा था कि हम 2D से ज़्यादा काम कर सकते हैं, यानी 3 डायमेंशन बना सकता हूँ, 4 डायमेंशन बना सकता हूँ, 5, 6 एंड सो ऑन। अब डेटा फ्रेम को कंपेयर किया जाए अगर मैट्रिक्स से, तो फिजिकली तो बोथ आर सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें कलरिंग से समझ में आ रही है ना, कि इसका हर एक कॉलम सेपरेट डेटा टाइप्स पर मौजूद होगा। यानी मैं कह सकता हूं ये 1 2 3 है, तो मैंने यहां पर कह दिया ये स्टूडेंट का नाम है, ST1, ST2, ST3, और ये एक्चुअली इनके ग्रेड्स हैं A, B एंड C। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि डेटा फ्रेम वो डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को एक टेबल के फॉर्मेट पे लाते हो और उनके डिफरेंट कॉलम डिफरेंट डेटा टाइप्स के पर बेस करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब एक्चुअल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल एरे like a structure or a table in which a column contains value of one variables and raw contain one set of the values from each column। यानी raw उनका अलग होगा, column separate चीज़ों को variables के साथ contain करेगा। A data frame is a special case of a list in which each component has equal length। यानी जितने component होंगे सबके equal length होंगे, तो तभी तो raws and column के एक table format पे वो value visualize होगी। So a data frame is used to store data table and a vector which are present in the form of the list in the data frame are of equal length। In simple way, it is a list of the equal length vector। यानी इसके अंदर जो वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी वो वेक्टर और लिस्ट के फॉर्म पर होंगी, जिसके ज़रिए से हम एक टेबल फॉर्मेट वैल्यू बनाएंगे। अ मैट्रिक्स कैन कंटेन ओनली one type of the data, but a data frame can contain different type of the data, जो मैंने इमेज पे अभी बताया आपको, such as numeric, character, factor, etc। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट कहता है द कॉलम नेम शुड बी नॉन एम्प्टी, यानी कॉलम का नाम होगा वो एम्प्टी नहीं हो सकता। द रॉ नेम शुड बी यूनिक, यानी जितने रॉ होंगे वो यूनिक होने चाहिए। द डेटा विच इज स्टोर इन अ डेटा फ्रेम कैन बी अ फैक्टर, न्यूमेरिक और कैरेक्टर टाइप। फैक्टर जो है वो एक और डेटा स्ट्रक्चर है जो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स पर बेस कर सकता है। ईच कॉलम कंटेन द सेम नंबर ऑफ द डेटा एलिमेंट, यानी हर कॉलम के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेम होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास एक टेबल है जिसमें 5 रॉज हैं, तो हर कॉलम में 5 वैल्यूज होनी चाहिए ताकि वो एक टेबल का फॉर्मेट स्ट्रक्चर वाइज शो करे। अब इसके अंदर हम सबसे पहले आर पे देखेंगे कि ये बनता किस तरह से, इसके स्ट्रक्चर को हम कैसे देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं और उसकी समरी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आर पे चलता हूँ, सारी चीज़ें मैंने ब्लैंक की हुई हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं एक डेटा फ्रेम बना कैसे सकता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा EMP विच मीन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और अब मैं यहाँ लिखूँगा डेटा डॉट फ्रेम। तो डेटा डॉट फ्रेम का एक मेथड है जिस तरह से हम मैट्रिक्स या एरे मेथड को इस्तेमाल करते हुए एरे या मैट्रिक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से डेटा डॉट फ्रेम मेथड के ज़रिए से आप फ्रेम क्रिएट करते हो। तो मैंने एंटर प्रेस किया। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंट कॉलम्स के नेम कंटेनिंग द वैल्यूज़ बनानी है, जो कि आप वेक्टर या लिस्ट के ज़रिए से बना सकते हो। तो मैंने कहा एम्प्लॉय ID एंड देन वैल्यू वट एवर जो तुम चाहते हो। उसके बाद मैंने सेकंड कॉलम बनाया एम्प्लॉय नेम, और थर्ड होगा एम्प्लॉय सैलरी। तो मैंने यहाँ लिखा सैलरी, यहाँ लिखा मैंने नेम। अब इनकी कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ वेक्टर के फॉर्म पर हो सकती हैं, तो मैंने वेक्टर के लिए C लिखा। अब मैं यहाँ पर ID बता रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सिक्वेंस पे वैल्यू लिख लूँ। तो मैंने कहा 1 colon 5, तो 1 colon 5 का मतलब ये है कि 1 से 5 तक के तमाम नंबर्स आ जाएंगे, कॉमा। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम्स हैं, तो एम्प्लॉय के नेम के लिए मैं एक वेक्टर क्रिएट कर सकता हूँ 5 एलिमेंट के बेस पर, और कॉमा से मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया ऐसे एज लाइक दिस। कुछ नेम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ फहद T
ठीक है, कुछ नेम्स लिखे। उसके बाद मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ सैलरी के लिए, तो इट्स अ $4,500, $6,500, $2,500, $9,800 एंड लास्ट $4,700। और उसके बाद ये जो ब्रैकेट मैंने नीचे यहाँ की हुई थी ना, इसको साथ कर दिया ताकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना आए कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए से। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ अपने वेरिएबल EMP यानी डेटा फ्रेम को। उसके बाद मैं इसकी क्लास चेक कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, क्लास ऑफ EMP। और उसके बाद मैं टाइप ऑफ EMP देख रहा हूँ एज़ यूजुअल, जिस तरह से हम डिफरेंट को देखते हैं। मैंने पूरे कोड को एग्जीक्यूट किया कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए, एंड हियर इट इज़। यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट कि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर टेबलर फॉर्म पर आया हुआ है, और इसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी हमें मुतासर कर रही है। तो एम्प्लॉय ID नेम्स, ठीक है। अच्छा, इसकी विजुअलाइजेशन को बेहतर करने का तरीका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जहाँ पर मैंने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन किए हैं, यहाँ पर मैं इक्वल साइन इस्तेमाल करूँगा ताकि जो वैल्यू की विजुअलाइजेशन है नीचे वो प्रॉपर्ली टेबल के फॉर्मेट पे हो। तो मैंने अब तमाम कोड को एग्जीक्यूट किया, और अब आप यहाँ पर प्रॉपर्ली देख रहे हो कि ये हमारा ओवरऑल रिकॉर्ड है। उसके बाद फ्रेम लिखा आ रहा है टाइप पे, और लिस्ट के फॉर्म पे ये कलेक्शंस की वैल्यू को हैंडल कर रहा है, क्योंकि लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो उस फॉर्म पर ये यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। तो इस तरह से आपने लिस्ट फ्रेम को क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम को। अब हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करने के बाद इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए मैंने सबसे पहले तो कमेंट पे यहाँ लिखा डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, और इसके लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे str और अपने डेटा फ्रेम का नाम। वो मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया ना, तो स्ट्रक्चर में हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, तीनों एट्रीब्यूट्स के नाम, उसके डेटा टाइप्स, और उसके बाद उसमें जो जो वैल्यू स्टोर हैं वो दिख रही है मुझे। तो यानी हम ओवरऑल स्ट्रक्चर के डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि वो किन किन एट्रीब्यूट्स से किस डेटा टाइप्स के ज़रिए से बनी है। बिल्कुल इसी तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को। यानी मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं एम्प्लॉय नेम को सिर्फ एक्सट्रैक्ट करूँ, देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। और उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारा EMP है ना, इसमें से एक फ्रेम क्रिएट करो, और इस फ्रेम के अंदर हमारा EMP डॉलर। अच्छा, अब EMP के साथ मैंने डॉलर क्यों लिखा है ये समझ लें। देखिए, इन फ्यूचर जब भी आप किसी रॉ डेटा फाइल को इंपोर्ट करोगे ना, तो उसको आप एक वेरिएबल में सेव कराओगे। जब आप एक वेरिएबल में सेव कराओगे तो उसके तमाम कॉलम्स के नाम यूनिक होते हैं। अब मैं जिस कॉलम को यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ, इसके ज़रिए से क्या होगा, एक सेपरेट फ्रेम या एक वेरिएबल बनेगा रिजल्ट। यानी पूरे ओवरऑल एम्प्लॉय डेटा फ्रेम में से उसका एक कॉलम एम्प्लॉय नेम इस वक्त इसमें आकर एक्सट्रैक्ट हो चुका है, सेव हो चुका है। अब मैं इस रिज़ल्ट को डिस्प्ले कराऊंगा तो क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, सिर्फ एम्प्लॉय के नेम होंगे। लिहाजा अब मैं प्रिंट में आता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिखा रिज़ल्ट, और उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ओके जी, एंड एम्प्लॉय फ्रेम का मसला है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो है EMP। ओके, मैंने यहाँ पर EMP फ्रेम लिखा है, हालांकि हम डेटा फ्रेम लिखते हैं जब हम एक फ्रेम बना रहे होते हैं। तो मैंने उसको एक्सचेंज किया। अब आप देख रहे हो कि एक सेपरेट एट्रीब्यूट यहाँ पर फ्रेम के फॉर्म पर आ चुका है। यानी हमने क्या किया, एक फ्रेम, डेटा फ्रेम हमारे पास EMP के नाम से मौजूद था, मैंने उसकी एक कैटेगरी यानी एक कॉलम को लेकर एक और क्या बनाया, फ्रेम, और उसके बाद उसको डिस्प्ले करा दिया, यानी एक सब कैटेगरी बना दी। इससे मुराद ये है, या इसका मतलब ये है कि मैं अपने एक फ्रेम को मल्टीपल फ्रेम में इन फ्यूचर कन्वर्ट करूँगा या एक्सट्रैक्ट करूँगा, और उसके बाद उसे जिस मैनर में भी यूज़ करना है, जिस मकसद के लिए भी करना है, वो मैं कर सकूँगा। तो जिस तरह से मैंने कॉलम एक्सट्रैक्ट किया है, इसी तरह से मैं रॉ को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो रॉ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर रॉ एक वेरिएबल बनाया, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने अब वेरिएबल को कॉल करेंगे, क्योंकि अब मुझे डेटा फ्रेम नहीं बनाना है। तो मैंने कहा EMP.data ओनली EMP, और उसके बाद आप यहाँ पर कॉलम बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 1:2, ठीक है, और उसके बाद मैं
इस रॉ को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो लेट्स सी, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड हियर इट इज़। तो अगर मैं ओरिजिनल डेटा भी यहाँ पर शो करूँ, यानी ओरिजिनल डेटा है हमारा EMP और उसके बाद ये रॉ एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो सबसे पहले हमारे पास EMP के नीचे, यानी ये जो रिकॉर्ड है ये हमारा वो रिकॉर्ड है जो बनाते वक्त हमने किया है। जब मैंने अपने कोड के लॉजिक पे ये बताया कि आप रिकॉर्ड फ़िल्टर करो 1 से लेकर 3 तक और उसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब ये है कि ओवरऑल तमाम रिकॉर्ड, तो उसने क्या किया, 1 से 1 रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, तीनों चीज़ें ली कॉलम के रिस्पेक्ट से ऑल। यानी मज़ीद आसान मैं करूं तो ये तमाम रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके आगे कुछ ना लिखना कॉलम के ऑल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ 1 लिखूंगा यहाँ पर तो इसका मतलब होगा फर्स्ट रॉ के तमाम कॉलम की वैल्यू, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 3 के तमाम वैल्यूज़ के ऑल रॉ वैल्यू को लेकर आओ, तो मैंने फ़िल्टर कर दिया और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से डेटा फ्रेम के रॉज एंड कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करवाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप वेक्टर के फॉर्म पर भी वैल्यू लिख सकते हो, यानी कोई बड़ा डेटा फ्रेम है तो उस डेटा फ्रेम के अंदर आप विजुलाइजेशन पे वैल्यू कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी वो कंप्लीट लिस्ट की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा अगर एक बड़ी वैल्यूज़ है, यानी एक दफ़ा वो 1 से 3 तक की वैल्यू को लेगा और उसके बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पर 2:4 कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वो इस तरह से भी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकेगा वेक्टर के फॉर्म पर स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को लाकर। अब हम आगे चलेंगे और आप देखेंगे कि हम अपने डेटा फ्रेम में रॉ को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रॉ ऐड इन डेटा फ्रेम, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलम किस तरह से ऐड किया जाता है। तो कॉलम ऐड इन डेटा फ्रेम, तो सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी जिस तरह से हमने मैट्रिक्स में किया, यानी R बेंड और C बेंड के ज़रिए से हमने कॉलम ऐड करवाया था। तो ओरिजिनली हमारे पास जो मैट्रिक्स डेटा फ्रेम है वो EMP है। अब मैंने क्या किया, मुझे रॉ ऐड करवाना है, तो रॉ का मतलब ये है कि ये 5 है तो इसके नीचे मुझे 6 रिकॉर्ड ऐड करवाना होगा। तो 6 का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए, ID, नाम और उसके बाद उसकी सैलरी। तो इसके लिए मैंने एक आउट के नाम से वेरिएबल बनाया, और आउट के नाम से वेरिएबल बनाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मैं यहाँ पर वेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक वैल्यू आएगी। यहाँ पर 3 बताना है मुझे, ID भी बतानी है, नेम भी बतानी है और सैलरी भी। तो लिहाजा सबसे पहले ID पे मैंने लिखा 6, उसके बाद मैंने नेम पे लिखा राहिल, और उसके बाद सैलरी पे लिखा मैंने 89 या $7,000। ठीक है, एक लिस्ट बन गई आउट के नाम से। अब मैं यहाँ पर रॉ के लिए लिखता हूँ R बेंड, और उसके बाद यहाँ पर R बेंड के बाद बताऊँगा हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम का नाम, कॉमा, उसके बाद वो वेरिएबल जो तुम ऐड करवाना चाहते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ओरिजिनल के साथ। तो आप कोड पे प्रॉपर्ली देखोगे कि सबसे पहले टॉप पर हमारा ओरिजिनल डेटा है और उसके नीचे जो डेटा हमारे पास है उसमें 6 रॉ यहाँ पर ऐड हो चुकी है, यानी रॉ हमने ऐड करवा दिया। इसी तरह से क्या मैं कॉलम ऐड करा सकता हूँ? जी बिल्कुल, कॉलम ऐड करवा सकते हैं। कॉलम ऐड करवाने के लिए मैंने पुट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, आप इस तरह से चाहें तो पुट के ज़रिए से भी बना सकते हैं। और उसके बाद अब मैं वेक्टर बनाऊंगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वेक्टर यहाँ क्यों बना रहे हैं? देखें, जब आप यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी ऐड करवा रहे थे तो एम्प्लॉय सैलरी का एक ही डेटा टाइप होगा ना, तो यही वजह है कि हम यहाँ पर वेक्टर लेंगे। मैं लिस्ट भी ले सकता हूँ लेकिन यहाँ पर वेक्टर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि लिस्ट की डेफिनेशन डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि मैं एक डेटा टाइप्स के भी बना सकता हूँ और मल्टीपल भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीपल नहीं है तो मैं इसीलिए वेक्टर ले रहा हूँ। तो अब मैं वेक्टर में कितनी वैल्यू बताऊँगा, क्योंकि इस वक्त ओरिजिनल में 5 है, तो मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड करता हूँ जिसमें सिटीज़ ऐड करवा लेता हूँ। तो सिटीज़ 5 होनी चाहिए ताकि 5 रिकॉर्ड्स के पैरेलल सामने आए। तो मैंने यहाँ पर इस जगह पर आकर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सिटीज़ के स्पेस दिए। यहाँ पर मैंने कराची, लाहौर, मुल्तान, सक्खर एंड इस्लामाबाद लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, अब मुझे एक कॉलम ऐड करवाना है तो उसके लिए लिखूंगा मैं C बेंड ब्रैकेट, उसके बाद आपका ओरिजिनल जो एरे है, आई मीन डेटा फ्रेम है, वो नाम उसके बाद, और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे एड्रेसेस। अच्छा, मैं एड्रेसेस यहाँ पर जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस एट्रीब्यूट के लिए जब आप कॉलम ऐड कराते हो, और इसको बराबर करोगे आप उस कॉलम के नाम के जो तुमने बनाया और उसका नाम है पुट। ठीक है, और उसके बाद मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, आप देखो
एड्रेस, तमाम वैल्यूज़ उसके पैरेलल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से हमने डेटा फ्रेम पर देखा कि हम वैल्यू किस तरह से ऐड करवा रहे हैं कॉलम के रिस्पेक्ट से और लिस्ट के। अब बात ये होती है कि क्या मैं डिलीट भी कर सकता हूँ किसी कॉलम को ऐड कराने के बाद, या जो ऑलरेडी एडिट है जो बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का आसान सा तरीका कुछ यूँ हो सकता है, डिलीट रॉ एंड कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, मैंने EMP अपने डेटा फ्रेम को कॉल किया और इसमें मैंने कहा कि ये बराबर है EMP कॉलन -1 कॉमा। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो मैंने कहा कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ना उसमें जाओ और माइनस रॉ का मतलब ये है कि बिल्कुल लास्ट वाले इंडेक्स की ना कंप्लीट कॉलम की वैल्यू को वहाँ से उड़ा दो। यानी जब मैं पॉजिटिव में चलता हूँ तो लेफ्ट साइड से और माइनस में चलता हूँ तो राइट हैंड साइड से चलेगा। तो राइट हैंड साइड के पहले रॉ के तमाम कॉलम की वैल्यू को उड़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि कॉलम की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं की है, तो अभी रॉ की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ EMP को और उसके ऊपर टॉप पर ओरिजिनल भी रखता हूँ। तो यहाँ पर ओरिजिनल EMP है, नीचे सब्ट्रैक्ट होने के बाद यानी हटाने के बाद का। मैंने एग्जीक्यूट किया, अब आप क्लियरली फ़र्क देखोगे, ये रहा ओरिजिनल। और अब यहाँ से आप देखोगे कि पहली वैल्यू थी वो कंप्लीट कॉलम के साथ यहाँ पर जा चुकी है। अगर मैं सिर्फ 1 लिखता तो वो सिर्फ इस 3 को इग्नोर करती, बाकी इसको कंसीडर नहीं करती। यही वजह है कि मैंने कॉलम की वैल्यू पे यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, तो वो कंप्लीट कॉलम को कंसीडर कर रहा है। जिस तरह से मैंने रॉ को किया है, क्या मैं कॉलम को भी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलम करने के लिए मैंने इस पूरे कोड को कॉपी यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पर आपको कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा EMP डॉलर किस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं कॉलम को। मैंने कहा भाई जो सैलरी है ना उसको मुझे डिलीट करना है। तो आपने क्या करना होगा, इस सैलरी को नल डिफाइन कर देना होगा। सैलरी में इस वक्त आप देख रहे हो 65, 24, 98, 47 डिफरेंट वैल्यू है। जब मैंने इसको नल डिफाइन किया तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। देखो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ओरिजिनल वैल्यू EMP की ये रही टॉप पर और उसके बाद ये रही डिलीट होने के बाद। तो इस तरह से मैनिपुलेशंस पे मैंने कॉलम ऐड करना, रॉ ऐड करना, फिर कॉलम डिलीट करना और फिर रॉ डिलीट करना भी हमने देख लिया। और एट लास्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो समरी की आती है। तो जिस तरह से मैट्रिक्स की आपने समरी देखी है, बिल्कुल इसी तरह से आप मैट्रिक्स डेटा फ्रेम की भी समरी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा समरी ऑफ EMP, तो वो बिल्कुल इसी तरह से तमाम इन्फॉर्मेशन आपके डेटा फ्रेम की शो करेगा जो जिस तरह से हम मैट्रिक्स में कर रहे थे। तो एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखें आप जितनी वैल्यूज़ हैं वो बता दिया, नेम पे जो लेंथ है वो बता दिया, क्लास और मॉड बता दिया, क्योंकि एक चीज़ तो हम डिलीट कर चुके हैं। यानी पहले कॉलम में क्या क्या चीज़ें मिनिमम मैक्सिमम है वो बता दिया इसने, और एम्प्लॉय नेम के अंदर लेंथ उसकी कितनी है यानी 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, और क्लास क्या है और उसका मॉड क्या है वो समराइज़ करके आपको बता रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल सेशन पे देखा कि हम डेटा फ्रेम क्या है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आप अपने रिकॉर्ड को टेबल के फॉर्मेट पे ला रहे हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ का कलेक्शन हो सकता है, मैनिपुलेट करना, कॉलम रॉ को ऐड करना या कॉलम रॉ को डिलीट करना, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे जंप करना और उसके बाद उसको समराइज वे में समरी उसकी देखना वो हमने किया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर फैक्टर देखेंगे और उसके बाद ये जो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा।